हेलो 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 हेलो। लाइव हो गया। सबको मेरा नमस्कार है सर। आइए हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों का छठ पूजा बहुत अच्छे से बीता होगा। हम लोग रेडियो एक्टिविटी की दुनिया में थे। रेडियो एक्टिविटी की दुनिया में हमने यहां तक पढ़ा था कि किसी भी रेडियो सक्रिय अगर न्यूक्लियर रिएक्टर है तो उसमें किसका होना अनिवार्य है। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था सर कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जर्कोनियम का होना अनिवार्य है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद हम शीतक के बारे में हमने कहा था कि सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग हम लोग शीतक के रूप में करते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी ने बनाया था। कब? 1945 में एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। न्यूक्लियर रिएक्टर में दो चीजें होती है, एक होता है मंदक, एक होता है मंदक और दूसरा होता है सर नियंत्रित छड़, और तीसरा होता है शीतक। मंदक का काम है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, नियंत्रित छड़ का काम है न्यूट्रॉन की को अवशोषित करना, और अगर शीतक की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का काम है ठंडा करना, शीतलित करना। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, जो कि क्वेश्चन पूछता है 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच वोल्ट। आज सर मैथ की क्लास नहीं लगी है, कल लगेगी, कल से कंटिन्यू है मैथ। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी को अगर हम जूल में कहते हैं तो 1.4896 इंटू 10⁻11 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछता है सर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसका यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल यानी ऊर्जा का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है सर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल यानी ऊर्जा का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है सर? जूल यानी ऊर्जा का यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? ऊर्जा का यूनिट है, दैट इज जूल। अब कहते हैं सर फास्फोरस 32, इसका नाम सुने हैं सर? ये ल्यूकेमिया के उपचार में उपयोग होता है। ये सब सर आपको ध्यान में रखना होगा। फास्फोरस 32 समस्थानिक का चिकित्सीय उपयोग रक्त विकार तथा ल्यूकेमिया के उपचार में होता है। चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप रेडियो फास्फोरस है। कौन सा है सर? रेडियो फास्फोरस है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, समृद्ध यूरेनियम। समृद्ध यूरेनियम किसको कहते हैं सर? यूरेनियम 235 को समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। आप कहिएगा क्यों कहते हैं, तो गौर फरमाइएगा। अगर ये यूरेनियम 235 है, अब ये अगर यूरेनियम 235 है सर, गौर फरमाइएगा, अगर हम यूरेनियम 235 की बात करें, इस पर अगर आप धीमी गति से भी न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, अगर आप न्यूट्रॉन 238 लेते हैं, अगर आप न्यूट्रॉन 238 लेते हैं और इस पर अगर न्यूट्रॉन धीमी गति से, इस पर न्यूट्रॉन धीमी गति से
ध्यान दीजिएगा, अगर यूरेनियम 235 की बात करें और 238 की बात करें, इस यूरेनियम 235 क्या अब देखिए सर, अगर हम यूरेनियम 235 की बात करें, यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन अगर धीमी गति से हम अटैक करते हैं सर, धीमी गति से हम न्यूट्रॉन का अगर अटैक करते हैं तो इससे बेरियम और क्रिप्टन में ये टूट जाएगा और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। और अगर इस पर हम धीमी गति से अटैक करते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टन में नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। अगर हम न्यूट्रॉन पे धीमी गति से अटैक करते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टन में नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर हम 238 पे करते हैं अटैक न्यूट्रॉन का धीमी गति से, तो ये बेरियम और क्रिप्टन में नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम समृद्ध इसलिए कहते हैं यूरेनियम 235 को, क्योंकि यूरेनियम 235 पे धीमी गति से भी अगर न्यूट्रॉन से प्रहार करते तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है, 3 न्यूट्रॉन निकाल के उष्मा देता है। लेकिन अगर यूरेनियम 238 की बात करोगे तो इस पर अगर धीमी गति से करोगे तो ये कुछ नहीं दे, इसलिए इसको हम समृद्ध यूरेनियम के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है समृद्ध यूरेनियम किसको कहते हैं? जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ऐसा? यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन की टक्कर से ही हो जाता है, परंतु यूरेनियम 238 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन द्वारा नहीं हो पाता। देखो, यूरेनियम कहता है यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन की टक्कर से हो जाता है, मंद न्यूट्रॉन के टक्कर से हो जाता है, परंतु यूरेनियम 238 के नाभिक का विखंडन 238 का मंद न्यूट्रॉन द्वारा नहीं हो पाता। अतः परमाणु बम बनाने के लिए हम लोग यूरेनियम 235 अधिक उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर धीमी गति से भी न्यूट्रॉन का अटैक होगा ना, खट से बेरियम और क्रिप्टन में टूट के बहुत अधिक उष्मा दे देगा। लेकिन 238 के साथ ऐसा नहीं है। यूरेनियम 238 की अगर हम बात करें तो यूरेनियम 238 के साथ ऐसा नहीं है। यूरेनियम 238 पे तेज गति से न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करोगे तब जाके वो बेरियम और क्रिप्टन में टूट के उष्मा दे। इसीलिए हम लोग 235 का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस पर धीमा गति से भी अगर हम न्यूट्रॉन का अटैक करते हैं तो हमें उष्मा मिल जाती है। इसलिए इस यूरेनियम को समृद्ध यूरेनियम के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, हमने कहा समृद्ध यूरेनियम किसको कहेंगे? यूरेनियम 235 को। क्यों कहेंगे? क्योंकि उस पर धीमी गति से भी न्यूट्रॉन का अटैक करते हैं तो वो बेरियम और क्रिप्टन में टूटकर उष्मा देता है। जबकि 238 को हम समृद्ध यूरेनियम नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि उस पर धीमी गति से अगर आप अटैक करोगे तो वो कुछ नहीं। क्लियर? हम इसलिए इसको समृद्ध यूरेनियम के नाम से जानते हैं। एकदम धीमी गति से भी अटैक करोगे ना, खट से रिएक्शन स्टार्ट होगा। किसमें? 235। इसलिए इसको हम समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताओ निम्न में से कौन समृद्ध यूरेनियम है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 239, यूरेनियम 240। कहेंगे यूरेनियम 235। कहेगा निम्न में से कौन समृद्ध यूरेनियम 235 क्यों समृद्ध है? तो कहेंगे यूरेनियम 235 क्यों समृद्ध है? तो क्योंकि उस पर धीमी गति से भी न्यूट्रॉन का अटैक करते हैं तो वो बेरियम और क्रिप्टन में टूटकर उष्मा। क्लियर? अब ध्यान, कहते हैं यूरेनियम 235 जो है ना सर, ये ब्रह्मांड में बहुत कम अवेलेबल है। यानी
अर्थ पे बहुत कम अवेलेबल, लेकिन चूंकि धीमी गति से न्यूट्रॉन का अटैक होता है तब वो दे देता है बेरियम और क्रिप्टन, इसलिए इसको समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। कहता है प्रकृति में यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम होती है, अतः विखंडन यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, इसे समृद्ध यूरेनियम के नाम से जानते हैं। हम कृत्रिम रूप से भी यूरेनियम 235 को बढ़ा सकते हैं, इसलिए भी इसे समृद्ध यूरेनियम के नाम से जानते हैं। इसलिए भी इसे क्या कहते हैं, समृद्ध यूरेनियम के नाम से जानते हैं। कहता है यूरेनियम 235 के लिए नाभिकीय विखंडन से 0.124 AMU द्रव्यमान की क्षति होती है। कहता है अगर इसका नाभिकीय विखंडन होगा तो 0.124 AMU द्रव्यमान की क्षति होती है। प्रोटॉन व अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये सब सर नए क्वेश्चन है जो तुमको मिलेंगे कि प्रोटॉन बोले, अब प्रोटॉन को ही सर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अब पॉजिटिव चार्ज बोले तो प्रोटॉन, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज बोले तो प्रोटॉन, अल्फा बोले या प्रोटॉन बोले, इसको एक्साइटेड करने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। तुमको एक्साइटेड मतलब त्वरित करने के लिए, त्वरित मतलब उसकी गति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कहेगा आपको क्वेश्चन कि बताओ अल्फा कण या प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए मतलब उसकी गति को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं सर? साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। हेलो, हेलो, कहां है विकी जी? बोला कहते हैं प्रोटॉन व अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है सर? साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हम सर परमाणु बम में। नाम है सर परमाणु बम। बम है मतलब सर नियंत्रित की अनियंत्रित। कहते हैं सर अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम की अगर हम बात करें तो ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से संबंधित है। नियंत्रित की अनियंत्रित? अनियंत्रित, क्योंकि ये बम है। और इसमें भी अगर बम की बात करोगे सर तो मेनली हम लोग 245 यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। परमाणु बम में अगर हम बात करें तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग हम लोग परमाणु बम में करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर परमाणु बम में जो विस्फोट होता है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्यों अनियंत्रित कहेंगे? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन का उदाहरण। अब परमाणु बम में हम लोग किसका किसका उपयोग करते हैं सर? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का। पहला परमाणु बम हमने कहा था सर कि 6 अगस्त 1945 को कहां गिरा था? हिरोशिमा पर। और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा। अब गौर फरमाइएगा। और यह सर श्रृंखला अभिक्रिया है, चेन अभिक्रिया है, मतलब एक के बाद दूसरा विस्फोट जैसे होगा सर, बम्बार्डमेंट स्टार्ट होगा और न्यूट्रॉन का अटैक शुरू हो जाएगा। कहते हैं परमाणु बम, एटम बम, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर निर्मित विस्फोटक को परमाणु बम या नाभिकीय बम, एक के बात है, परमाणु बम बोलिए या नाभिकीय बम बोलिए। परमाणु बम को बनाने के लिए भारी वाले परमाणु प्राय यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। हिरोशिमा पर यूरेनियम 235 गिरा था और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग सर नागासाकी पर हुआ था। कहता यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। यह कैसी अभिक्रिया है सर? अगर हम इसकी बात करें, यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है सर? जितने भी बम हैं वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के उदाहरण। नियंत्रित नहीं, लेकिन वही न्यूक्लियर रिएक्टर कह देगा तो वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण। अब ध्यान दीजिए, हम बोले थे सर आपको प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहीमर ने 1945 ईस्वी में बनाया। इसके विस्फोट के समय तीव्र चमक, अब सर देखो इसका जब ये विस्फोट होगा सर, 1945 में पहला परमाणु बम बनाया गया था जो हिरोशिमा और नागासाकी पर फिर बारी बारी से गिरा। इसमें सर 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट होता है और बहुत तीव्र गति से सर वायु का झोंका आता है 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर लेकर। और यह द्रव्यमान क्षति के समीकरण पर आधारित है। आप कहेगा यह द्रव्यमान क्षति का समीकरण क्या है? यह द्रव्यमान क्षति का समीकरण होता है सर E बराबर mc²। द्रव्यमान क्षति का जो समीकरण होता है वो होता है E बराबर mc²। m क्या है? m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, c क्या है सर? प्रकाश का वेग है।
जितने भी परमाणु बम हैं सर, वो आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पर आधारित हैं। ई ऊर्जा है। इनके अनुसार कि द्रव्यमान जब क्षति होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। इनके अनुसार जब द्रव्यमान की क्षति होती है तो किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के नाम से जानते हैं। वो कहता था कि अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम लेते हैं, 1 गुना 3 गुना 10⁸ के होल स्क्वायर के बराबर ऊष्मा जनरेट होगा। इसी को अगर आप 1 किलोग्राम यूरेनियम कह देते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये m है और 1 किलोग्राम यूरेनियम लेते हैं, 1 गुना c का मान 3 गुना 10⁸ के होल स्क्वायर लेते हैं, तो E बराबर हो जाएगा सर 9 गुना 10 के पावर 16 जूल। 9 गुना 10 के पावर क्या? 16 जूल। इसको हम कहते हैं E बराबर mc²। इसको द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान की क्षति के कारण जो ऊर्जा जनरेट होता है उसी को हम द्रव्यमान क्षति समीकरण कहते हैं, या द्रव्यमान क्षति के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पन्न होना कहते हैं, ऊर्जा का उत्पन्न होना कहते हैं। ये किसने दिया था? ये समीकरण आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था सर? कहते हैं प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहीमर ने 1945 ईस्वी में बनाया। इसके विस्फोट के समय तीव्र चमक, हजारों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब एवं प्रचंड हवा का झोंका उत्पन्न हो जाता है और इसका ताप 10⁻7 डिग्री सी, 10⁻5 होगा तो 1 लाख डिग्री सी, 10⁻6 होगा तो 10 लाख डिग्री सी, और 10⁻7 होगा तो 1 करोड़ डिग्री सी तक पहुंच जाता है। और भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव विकिरण कौन कौन? अल्फा, बीटा। चूंकि सर रेडियो सक्रिय तत्व का नष्ट होता है, रेडियो सक्रिय विकिरण फैल जाता है, इसका प्रभाव दीर्घ काल तक रहता है सर। और गामा किरण तो ऐसा है कि चमड़ा को भेद देगा, कंप्लीट चमड़ा को भेद देगा। गामा किरण की भेदन क्षमता इतनी अधिक है, सबसे अधिक भेदन क्षमता उसी की होती है। और जब परमाणु बम गिरेगा ना सर, तो गिरेगा तो सर इतने में कहां बच पाएंगे? 10⁻7 डिग्री सी यानी 1 करोड़ डिग्री सी। तुम समझ सकता है सर, पीछे भी हमने बताया था कि 1700 डिग्री सी पर स्टील पिघल जाता है। 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर होगा तो कितना हो जाए? 10⁻7 डिग्री सी कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। तो कहते हैं सर, ध्यान दीजिए। अब प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग अनुसंधान की अगर हम बात करें, कार्बन आयु की गणना, कार्बन का उपयोग हम लोग करते हैं जीवाश्म यानी मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में। यूरेनियम लेड आयु की गणना जो हम लोग करते हैं पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन तुमको पूछेगा कार्बन आयु की गणना, कार्बन डेटिंग का उपयोग क्या करने के लिए? जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए। यूरेनियम लेड आयु की गणना कहेंगे भैया चट्टान, पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टान की उम्र का पता लगाने के लिए। रुबिडियम और स्ट्रांसियम आयु की गणना चट्टानों एवं खनिजों की आयु का पता लगाने में। पोटेशियम आर्गन आयु की गणना भूगर्भिक चट्टानों की आयु का ज्ञात करने के लिए। यह आपको पूछता है सर, इसको आपको याद रखना होगा। द नेक्स्ट वन इज बुक के पेज की क्वालिटी। हाँ सर, पेज की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि हम देख नहीं पाए, लेकिन अब जो बुक आ रही है नेक्स्ट एडिशन की, वो सब में बुक पेज मैंने अच्छी लगवा दी है। पेज की क्वालिटी की होगा, पॉइंट मैटर की क्वालिटी ठीक है ना, उतने से काम हो जाए। अगला, वैसे अगला एडिशन में मैंने उसको ठीक कर दिया। प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है सर, कार्बन 14 का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, यूरेनियम 238, लेड 700 का उपयोग करते हैं, रुबिडियम 87, स्ट्रांसियम का उपयोग करते हैं, पोटेशियम और आर्गन का उपयोग करते हैं। सर अब आप कहिएगा ये सर आप क्यों दे रहे हैं? तो सर ये कंप्लीट रेडियो समस्थानिक है जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उम्र के निर्धारण में। समूह विस्थापन नियम क्या है? देखिए हम आपको बताते हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। अगर हम समूह विस्थापन नियम की बात करें सर, तो जैसे यूरेनियम 92-235, इससे आप एक अल्फा कण निकाल लीजिए। कितना अल्फा निकाल लीजिए सर? एक अल्फा निकाल दीजिए। तो जब आप एक अल्फा निकालोगे तो इसकी परमाणु संख्या में 2 यूनिट की कमी होगी और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी होगी। अगर एक अल्फा आप निकालते हो तो परमाणु संख्या में 2 यूनिट की कमी होगी और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी होगी। ध्यान दीजिएगा सर।
अगर यूरेनियम 92 235 है, एक अल्फा कण निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 2 यूनिट की कमी और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी। और अगर हम एक बीटा निकालते हैं तब परमाणु संख्या में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं। 235 है तो 235 से रहेगा, 92 है तो 93 हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी। और अगर हम यूरेनियम 92 235 लेते हैं और इससे गामा निकालते हैं तब इसकी परमाणु संख्या और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यूरेनियम 235 92 की बात करें, 92 235 से एक अल्फा निकालते हैं तो सर यहां 92 से ये 90 हो जाएगा, 35 से ये 31 हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या में 2 यूनिट की कमी होगी और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी होगी। अगर हम बीटा निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर हम गामा निकालते हैं तो ना परमाणु संख्या बदलेगा ना परमाणु भार बदलेगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो अब सर ध्यान दीजिएगा, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर ऐसे करके बढ़ता है। यहां अगर एटॉमिक नंबर आपका 3 होगा तो यहां एटॉमिक नंबर 4 होगा, यहां 5 होगा, यहां 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा। तो सर अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो आप गौर फरमाइएगा, 90 235 है और सर ये 92 हो गया, 92 है, 92 से ये 90 हो गया, तो 92 से 90 हो गया मतलब 2 वर्ग पीछे आ गया। आप कहिएगा सर नहीं समझे, तो हम आपको समझाते हैं, गौर फरमाइएगा, एकदम आराम से। आप अगर पीरियोडिक टेबल देखे होंगे सर और पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा भी आपके पास नॉलेज होगा तो गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा सर। अगर ये यूरेनियम है, देखिएगा यूरेनियम 92 होगा, इधर ये 92 है, अगर ये 92 से 90 हो गया तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 है। अगर ये 30 से 28 हो गया इसका मतलब सर 2 वर्ग पीछे आए। और अगर ये 30 से 31 हो गया, ये आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगर ये 30 से 31 हो गया तो 1 वर्ग आगे चला गया। देख लो ये वर्ग है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट, ये वर्ग। अगर जिंक 30 है, ये 31 हो गया तो 1 वर्ग आगे चला गया एटॉमिक नंबर। और अगर ये 30 से 28 हो गया तो 2 वर्ग पीछे चला गया। इसी को ग्रुप विस्थापन नियम कहते हैं। जब आप यहां देखोगे सर, कहते हैं समूह विस्थापन नियम। समूह विस्थापन नियम क्या कहता है सर, गौर फरमाइएगा। यहां अगर ये 92 से 90 हो गया यानी 2 वर्ग पीछे आ गया, और ये 92 से 93 हो गया मतलब 1 वर्ग आगे चला गया। और अगर ये 92 का 92 रह गया, ना वर्ग आगे गया ना पीछे गया, कहते हैं गौर फरमाइएगा समूह विस्थापन नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। समूह विस्थापन नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है सर, कहता है यह नियम प्रोफेसर सॉडी होगा, यहां सॉडी, प्रोफेसर सॉन्डी भी कहीं कहीं लिखता है, और फैजन ने दिया। इनके अनुसार किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा और बीटा किरण निकलने का प्रभाव पड़ता है जो इस प्रकार है। गामा किरण का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, अल्फा और बीटा का प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है सर, हम फिर से सर बताएंगे तब समझ में आएगा। कहता किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा किरण निकलने पर
परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। अगर ये मान लो यूरेनियम 92 235 है, देख लो बढ़िया, फिर से हम समझा देते हैं ना तो बाउंसर हो जाएगा। अगर एक अल्फा निकालते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, एक अल्फा निकालोगे ना तो जो नया तत्व बनेगा उसमें परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी और परमाणु भार में 4 की कमी होगी। और अगर यहां से 2 अल्फा कर दोगे तो इसमें एक, ये 92 है, एक अल्फा की 2 की कमी हुई, 2 अल्फा कर दोगे 4 की कमी हो जाएगी परमाणु संख्या में, 3 अल्फा कर दोगे 6 की कमी हो जाएगी परमाणु संख्या में। और एक अल्फा निकालने से परमाणु भार 4 यूनिट की कमी हुई, 2 गो अल्फा निकाल दोगे तो 8 यूनिट की कमी हो जाएगी, 3 गो अल्फा निकाल दोगे 12 यूनिट की कमी हो जाएगी। तुम कहोगे नहीं समझे, हम एक बार फिर समझाते हैं, समझने की कोशिश करें। अगर मान लेते हैं सर ये यूरेनियम 92 235, ध्यान दीजिएगा सर, हाँ सर डेली है अर्थमेटिक का बैच, कल से डेली होगा। अगर हम यूरेनियम 92 235 की बात करें तो एक अल्फा निकलेगा। अगर एक अल्फा निकलेगा, यूरेनियम 92 235 है, इससे एक अल्फा निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा तो गौर फरमाइएगा सर, जो नया तत्व बनेगा उसकी, ये तो परमाणु संख्या है, ये परमाणु भार है, ये परमाणु संख्या है, ये परमाणु भार है, एक अल्फा निकलेगा तो इसकी परमाणु संख्या में 2 यूनिट की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी हो जाएगी। परमाणु संख्या में 2 यूनिट की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी हो जाएगी। आप अगर सर यही यूरेनियम है 92 235, इससे आप एक अल्फा नहीं 2 अल्फा निकालो, -2 अल्फा, तब जो नया तत्व बनेगा सर, तो जब एक गो अल्फा निकालते हैं तो परमाणु संख्या 92 से 90 हो जाता है, यानी 2 यूनिट की कमी। अब 2 गो निकालेंगे तो 4 यूनिट की कमी होगी, यानी 92 से 88 हो जाएगा। ध्यान देना पंकज जी। और एक अल्फा निकालने पर परमाणु संख्या 235 से 231 हो गई, तो 2 अल्फा निकालेंगे तो 8 यूनिट की कमी होगी, यानी 235 में 8 चला गया, कितना बच जाए 227। फिर से देखो, लोहे की कील पानी में क्यों तैरती है, सुबह वाला क्लास में बताएं आज। पानी में नहीं तैरती है, अरे चुट्टा, पानी में लोहे की कील नहीं तैरती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, सन्नी। फिर से देखो, अगर एक अल्फा किरण निकलता है, एक अल्फा निकलेगा तो 92 से हो जाएगा 90, 235 से हो जाएगा 231। और अगर 2 अल्फा निकलेगा तो 92 से हो जाएगा 88 और 235 से हो जाएगा 227। ध्यान से देखो, क्योंकि एक अल्फा निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक वेट में 4 की कमी। अगर 2 अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक वेट में 8 की कमी। वही तो हम किए हैं। यूरेनियम 92 235 है, एक अल्फा निकला 92 से 90 हो गया, आई 235 से हो गया 231। सीखने की कोशिश करो, चला हम फिर बड़ा उल्टा चीज है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अगर ये 92 235 है, ये 92 से 2 अल्फा निकला है तो 4 यूनिट की कमी हुई, 88 हो गया। ये 235 है, 1 से 4 परमाणु भार में 4 की कमी होती है, 2 है तो 8 की कमी। अब तुम लोग हमको जल्दी से बना के बताओ कि अगर 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 हम इससे 4 अल्फा निकालते हैं, तब जो नया तत्व बनेगा
इसमें हो जाएगा 4 दूनी 8 की कमी, 8 की कमी तो 92 है, 92 से 90 हो गया 86 हो 84, ये हो गया 84। अब हमको यहां पर ये x ये मान लो यहां इस जगह का वैल्यू बताओ कितना हो, बताओ जल्दी से। ये 92 235 है, यहां से 4 अल्फा निकाले, इसमें 8 की कमी हो गई, 8 की कमी हो गई मतलब 84 6 90 अदू 92। अब हमको बताओ परमाणु भार कितना हो जाएगा इसका, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ परमाणु भार कितना हो जाएगा। इतना आसान नहीं है चला पढ़ना, पढ़ने के लिए ना त्याग तपस्या और कंसेंट्रेशन चाहिए, नहीं तो भोजपुरी गाना देखो कहीं कोई समस्या थोड़े है। बता कितना हो जाएगा, कितना है रे? 227 आ गया। अरे दानव यही पढ़ेगा तुम लोग रे। अनीश कुमार 221 आ गया। अरे दुष्ट रे दुष्ट, 203 आ गया। की पढ़ेगा रे दानव सब? 203 कैसे आ गया रे राहुल? हाँ 219 आएगा, वेरी गुड। अरे दानव सब जोड़ घटाओ नहीं आता। एगो से 4 की कमी हुई, 235 से 231 हो गया, तो 4 गो निकल रहा 16 की कमी होगी, यानी 235 में 16 घटा देंगे 219 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, 235 में से 16 घटा देंगे 219 हो जाएगा। दानव सब 203 179 आ गया। अच्छा टाइप करने में मिस्टेक हो गया। अब देखो अगर हम बीटा की बात करें, मान लेते हैं यूरेनियम 92 235, इससे हम अगर एक बीटा निकालते हैं, एक बीटा निकालेंगे, जो नया तत्व बनेगा X, उसमें ये 92 से हो जाएगा 93, एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाएगी +1, और एटॉमिक वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा 235, ±0 आपका। अब हमको ये बताइए सर कि अगर यूरेनियम 92 235 है, -3 बीटा कर दो। अब हमको ये बताइए ये जो नया तत्व बनेगा ये तो 235 रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर के जगह पर बताओ कितना होगा, जल्दी से कमेंट्स करो, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। 3 गो बीटा निकाल, कितना आसान है, जल्दी से बना लो ना तो वध कर देंगे। बता कितना हो जाएगा? तिरानवे हो जाएगा रे। अच्छा ऊपर वाला लिख रहा होगा। अब तेरे पास गिनती के 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, ले ले मजा ले, जितना मजा लेना है अकेले में देखने वाला वीडियो सब जेबे बोरा में। पता कितना होगा? 89 आ रहा है रे। हाँ वेरी गुड, 95। अब जगह नहीं बुझा रहा है कैसे बुझाएगा बता? 3 बीटा निकल रहा है तो 92 3 95, 92 और 3 क्या 95। वेरी गुड। अब पढ़ो, कहता है यह नियम प्रोफेसर सॉन्डी या फेजन्स ने दिया। इनके अनुसार किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा बीटा किरण निकलने का प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा किरण निकलने पर परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। एक अल्फा कण अगर निकलता है तो परमाणु संख्या में कितने की कमी होती है? 2 की कमी होती है। हमने अभी बताया यूरेनियम 92 है, 235 है, और एक अल्फा निकल जाएगा, इसकी जो परमाणु संख्या हो जाएगी, नए तत्व की जो परमाणु संख्या हो जाएगी वो 92 से 90 हो जाएगी, और ये 235 से 231 हो जाएगा।
अब बुझाया कि नहीं हमको बताना। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा किरण निकलने पर परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। इसमें आवर्त सारणी में परिणामी तत्व मूल तत्व से 2 वर्ग पीछे चला जाता है। देखो 92 है, ये 90 हो गया तो 2 पीछे नहीं चला गया, 2 वर्ग पीछे चला गया। इसी को ग्रुप विस्थापन नियम कहते हैं। और अगर यहां 2 अल्फा रहता, ये 92 था, 4 पीछे जाता, 1 से 2 होता है तो 2 से कितना हो जाएगा 4, यानी 88 हो जाता है, 4 वर्ग पीछे चला जाता। अब ध्यान दो, उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं पोलिनियम द्वारा अल्फा 6 के पश्चात लेड का निर्माण। देखो ये अगर हम पोलिनियम है, ये पोलिनियम है सर 84 214, इससे एक अल्फा कण निकला, एक अल्फा निकलेगा तो 84 82 हो जाएगा, 214 है तो ये 210 हो जाएगा। किताब में ठीक किया हुआ है, किताब में जब आप जाओगे तो किताब में ठीक किया हुआ है। यहां पोलिनियम 84 214, इससे एक अल्फा निकलेगा तो एक अल्फा निकला 84 से 82 हो गया, आई 214 से 210 हो जाएगा। अब देखो तो कितना, 84 से 82 हो गया, 2 वर्ग में पीछे चला गया। तो कहता है पोलिनियम समूह 16 6A और लेड सेकंड ए में है, यानी ये अगर 16 में है तो यहां जब आप लेड की बात करोगे पोलिनियम 16 में है, समूह 16 में है, ई आपका चला गया होगा 14 में, यहां हो जाएगा सर 14, यानी सेकंड ए। अब अगर हम बात करें किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक बीटा किरण निकलने पर परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इससे आवर्त सारणी के परिणामी तत्व मूल तत्व से 1 वर्ग आगे चला जाता है। सर बताइए, अगर यहाँ कार्बन 614 है और एक बीटा किरण निकल गया तो यहां हो जाएगा ये नाइट्रोजन 714। अगर कार्बन 614 एक बीटा निकल गया, 6 से ये 7 हो जाएगा, तो 7 हो गया तो 1 वर्ग आगे चला जाएगा, और 7 से 6 हो जाता तो 1 वर्ग पीछे चला। अगर हम कहते हैं चला कि 6 से 4 हो गया, मतलब 2 घटाना तो 2 वर्ग पीछे चला। और अगर हम कहते हैं 8 से 10 हो गया तो 2 बढ़ा ना तो 2 वर्ग आगे चला। इसमें सर 6 से 7 हो गया तो 6 से 7 हो गया, मतलब 1 वर्ग आगे चला। तो कहते हैं कार्बन समूह 14 4th A और नाइट्रोजन समूह 15 यानी 5A का है, यानी 14 से हो गया कितना 15। अब अगर गामा निकलेगा तो गामा निकलेगा सर तो कोई असर नहीं पड़ता है। कहता है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा और 2 बीटा किरण निकलना है। ध्यान देना, एक अल्फा और 2 बीटा निकाल देते हैं। जैसे यूरेनियम है 92 235, इससे पहले एक अल्फा निकाल, धीरे धीरे समझ में आएगा सर, ध्यान दीजिएगा। एक मैथ का क्लास कल से होगा सर। एक अल्फा निकालते हैं तो जो नया तत्व बनेगा उसकी परमाणु संख्या हो जाएगी 90 और उसकी परमाणु भार हो जाएगी 231, 4 की कमी हो। और अगर फिर यहां से 2 बीटा निकाल देते हैं और नया तत्व मान लो Y बन जाता है, तो 2 बीटा 90 से फिर हो जाएगा 92, जुटता है, और ये 231 है तो 231 से रह जाएगा। ध्यान से देखना। हेलो, साउंड ठीक नहीं है? साउंड तो ठीक ही जा रहा है। अगर यूरेनियम 92 235 से एक अल्फा निकालते हैं तो ये 92 से 90 हो जाएगा और ये 235 से 231 हो जाएगा। अब फिर इससे 2 बीटा निकालते हैं, 2 बीटा निकालेंगे तो 92 से हो जाएगा, 90 से हो जाएगा, फिर 92, और ये 231 से 231 से रह जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, कि एक अल्फा और 2 बीटा निकालने से ये 92 हो गया, यानी परमाणु संख्या समान है। परमाणु संख्या समान किसके होते हैं सर? समस्थानिक के। समस्थानिक बोले तो आइसोटॉप्स। और ये 231 है, भार दोनों का समान है, इसको हम समभारिक कहते हैं। क्योंकि सर बीटा निकालने से परमाणु भार पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए हम कहेंगे बीटा निकालने से समभारिक का निर्माण होता है। लेकिन अगर समस्थानिक की बात करेगा तो कहेंगे कम से कम एक अल्फा और 2 बीटा निकालोगे तब समस्थानिक का निर्माण मिनिमम।
मिनिमम सर, ध्यान दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, अच्छा सर दिखवाते हैं, आज भर थोड़ा सा मैनेज कीजिए, हम देखते हैं। अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम 92,235 की बात करें, यहां से अगर एक अल्फा निकलेगा तो 92 से ये 90 हो जाएगा, ये 235 से 231 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक अल्फा निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी, और अगर 2 बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या फिर 90 से 92 हो जाएगा, परमाणु भार पे कोई परिवर्तन नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बीटा निकालने से समभारिक का निर्माण होता है, और कम से कम एक अल्फा और 2 बीटा निकालने से समस्थानिक का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा और 2 बीटा किरण निकलता है तो समस्थानिक की प्राप्ति होती है। अब ध्यान दीजिएगा सर, एक अल्फा निकला, ये 92 है, ये यहां पर भी ये 92 हो जाएगा। अगर यहां 92 235 है तो एक अल्फा निकला तो ये 92 से 90 हो गया, 235 से 231 हो गया, अब फिर 2 को बीटा निकला तो 90 से फिर 92 हो गया, आई 231 का 231 से रह गया, तो देखो ये 92 समस्थानिक हो गया, और यहां से 235 231 ये संभारिक हो गया। आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन खाली ये पूछता है कि बीटा के निकलने से क्या होता है, समस्थानिक की संभारिक का निर्माण होता है। कहेंगे संभारिक, क्योंकि यह भार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। गामा तो किसी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, ना द्रव्यमान और ना ही भार, ना परमाणु संख्या ना ही परमाणु। ठीक है, अब देखिए फिर से हम इसको सब समझाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब सर अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये सर हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करें तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है, और परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन के अणुओं के आपस में संलयित होने से, मिलने से बनता है, और जब हाइड्रोजन आपस में संलयित होते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं। यही हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। कहता है इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने यूएसए में 1952 ईस्वी में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिक के संलयन द्वारा होता है। मेनली यही पूछता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती है। उसके बाद है सर प्रजनन भट्टी। प्रजनन भट्टी क्या होता है, ब्रीडर रिएक्टर। सर देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि यूरेनियम 92-235 ये टूट के 2 हल्के नाभिक में बदल जाते हैं, इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। लेकिन प्रजनन का मतलब होता है पैदा करना, पैदा करना मतलब बढ़ाना। तो प्रजनन रिएक्टर जो होता है, ब्रीडर रिएक्टर, उसमें अगर इतना बड़ा है तो ये टूटकर इतना बड़ा बन जाता है, यानी बड़ा बन जाता है। यानी जो छोटा परमाणु टूटेगा और उससे बड़ा परमाणु का निर्माण कर देता है, इसी को हम प्रजनन रिएक्टर कहते हैं, ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। मतलब विखंडित होने के बाद जो बाप है, बाप से बड़ा बेटा हो जाए, इसको हम ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, प्रजनन भट्टी कहते हैं। प्रजनित मतलब होता है उत्पन्न होना। ध्यान दीजिएगा। सर भारत में भी है, कलपक्कम में इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र है, जहां पर सर ब्रीडर रिएक्टर है, जहां पर हल्का से भारी का निर्माण हो जाता है, जबकि नॉर्मली होता क्या है, भारी से 2 हल्के में टूट जाता है। कहता है प्रजनन ब्रीडर रिएक्टर, कहता है ऐसी परमाणु भट्टी जिसकी सहायता से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। जैसे यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 बना लिया, देखो छोटका से बड़का बना लिया, तथा थोरियम 232 से 233 प्राप्त किया जा सकता है। कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में कार्यरत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एफबीआर से प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पादित किया जाता है, जो कि भारत में है। कहता भारत में अणुबम के विकास का प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर राजा रामात्रे थे, ये आपको याद रखना चाहिए। और यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। सर बिना न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट के परमाणु विखंडन हो ही नहीं सकता, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करोगे तब ना परमाणु विखंडन होगा, इसलिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिदेकी युकावा ने किया था।
ये आपको याद रखना होगा कि परमाणु बल का सिद्धांत किसने दिया था सर? हिदेकी युकावा ने दिया था। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी अप्सरा 4 अगस्त 1956 से है। थोरियम को ईंधन के रूप में उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर था ये। जिन परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के बजाय केवल अनुसंधान कार्य में करते हैं उन्हें जीरो पावर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। अगर ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं, खाली अनुसंधान के लिए अगर आप कोई रिएक्टर का उपयोग करते हो, मतलब खाली खोज करने के लिए, तो उसे हम जीरो पावर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देना, हम इस सारे पॉइंट्स को एक बार रिफ्रेश करते हैं, नहीं तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा सर, ध्यान दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। पहले तो सर परमाणु बम की, पहले हम सर विखंडन कितने प्रकार के? विखंडन दो प्रकार के, एक संलयन, एक नाभिकीय संलयन। नहीं, अगर हम नाभिकीय, दो प्रकार के नाभिक का जो सर मामला है वो दो प्रकार का होता है, एक संलयन होता है, एक विखंडन होता है। संलयन में क्या होता है सर? जुटता है। और विखंडन में क्या होता है सर? टूटता है। ध्यान दीजिए, संलयन में जुटता है, विखंडन में टूटता है। संलयन में क्या होता है? जुटता है। विखंडन में क्या होता है? टूटता है। संलयन में अधिक ऊष्मा जनरेट होता है। संलयन की अगर हम बात करें, इसमें अधिक ऊष्मा जनरेट होता है। और विखंडन की अगर हम बात करें, कम ऊष्मा जनरेट होता है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो हाइड्रोजन बम, सूर्य, तारा। इसके एग्जाम्पल की बात करोगे, नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु या अणुबम। परमाणु बम और अणुबम एक के बाद है, ठीक है। जितने भी बम है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के उदाहरण। जितने भी बम है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के उदाहरण। अब सर अगर हम बात करें कि किसका हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग करते हैं, तो यूरेनियम 235 का मेनली सर हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग करते हैं। आप कहिएगा क्यों उपयोग करते हैं, या परमाणु बम में भी हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। आप कहिएगा क्यों? इसलिए इसका उपयोग करते हैं कि इस पर धीमी गति से भी अगर न्यूट्रॉन का अटैक करते हैं तो ये टूट जाता है। 238 के साथ ऐसा नहीं है, उस पर तेज गति से करता है। इसीलिए इसको हम सर समृद्ध यूरेनियम के नाम से भी जानते हैं। हिरोशिमा पर जो गिरा था वो यूरेनियम था, जबकि नागासाकी पर जो गिरा था वो प्लूटोनियम। परमाणु बम बनाने के लिए हम लोग यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं। अब रही बात, परमाणु बम अगर गिरेगा कहीं पर तो अल्फा, बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करता है। अगर कोई भी तत्व है, यूरेनियम 92 235, अगर सर एक अल्फा निकल जाता है तो इसकी परमाणु संख्या की अगर हम बात करें, इसकी परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो ये 92 से हो जाएगा 90, 2 यूनिट की कमी होगी, और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी। और अगर यही सर बीटा निकल जाता है यूरेनियम 92 235 से, अगर एक बीटा निकल जाता है तो एक बीटा निकल जाएगा सर माइनस हो जाता है, तो ये 92 से हो जाएगा 93, और इसकी परमाणु संख्या में कोई कमी वृद्धि नहीं, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं ये संभारिक का निर्माण करता है। और अगर यूरेनियम 92 235 है और इससे एक गामा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या और परमाणु भार किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। अब ध्यान दीजिएगा, सारा फिजिक्स भी हुआ था सर, बायो भी हुआ था। अब अगर ये 92 से हो गया 90, इसका मतलब 2 ग्रुप पीछे आए, और ये अगर 92 से हो गया 93, इसका मतलब एक ग्रुप आगे गया है। अब ग्रुप क्या है सर, तो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़िएगा अच्छे से। ग्रुप यानी वर्ग, वर्ग यानी समूह। जो आवर्त सारणी में जो ये खड़ी रेखाएं होती है सर, उसी को वर्ग या समूह कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम की अगर बात करें, न्यूट्रॉन बम की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन बम कहता है ऐसा बम है जिससे जीव जंतु तो नहीं मरते हैं, बाद बाकी सभी चीजें, जीव जंतु मर जाते हैं, बाद बाकी सभी चीजें रह जाती है, इमारत वगैरह रह जाएगा, जीव जंतु मर जाएगा। हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करें, ये 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है परमाणु बम से। कितना गुना अधिक?
1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। किससे? परमाणु बम से। अब ध्यान दीजिएगा सर। और सर हाइड्रोजन बम में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का उपयोग करते हैं। और ये तो हमने बता ही दिया सर, समस्थानिक के लिए 1 अल्फा और 2 बीटा, संभारिक के लिए बीटा खाली निकाल दो, हो जाएगा संभारिक। उसके बाद हम आते हैं सर, यही है समूह विस्थापन नियम। ये डेटिंग्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था। परमाणु बम में हम लोग 2 यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं। समृद्ध यूरेनियम जिस पर आसानी से इजी गति के न्यूट्रॉन से अटैक करने पर वो टूट जाता है। 1 AMU का वैल्यू पूछता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का यूनिट है, क्योंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है। शीतक का काम क्या है सर? ठंडा करना। मंदक का काम है मंदित करना। और नियंत्रित छड़ का काम है अवशोषित करना। नियंत्रित छड़ बोरोन और कैडमियम की छड़ होती है। शीतक सोडियम और पोटेशियम का द्रवित मिश्र धातु होता है। और अगर हम बात करें मंदक की, तो मंदक के रूप में D2 और ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ठीक है। अर्ध जीवन काल किसको कहते हैं सर? आधा होने में जो समय लगता है उसे हम अर्ध काल कहते हैं। वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। फॉर्मूला T बराबर 0.693/λ होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने। और रेडियम और पोलिनियम की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने किया, जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी की बेटी इरिन क्यूरी और एब जॉलियट ने किया था। अगर रेडियो सक्रियता की खोज तो बैक्वेरेल, रेडियो सक्रियता का यूनिट पूछेगा तो बैक्वेरेल और क्यूरी दोनों होता है। ठीक है। अल्फा बीटा और गामा की बात करें, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए वो निगेटिव की ओर मुड़ जाता है। बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो पॉजिटिव की ओर मुड़ जाता है। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए उसको एनोड किरण, बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए उसको कैथोड किरण, गामा उदासीन। गामा एकमात्र रेडियो सक्रिय किरण है जो विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, जिसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। बाद बाकी अल्फा और बीटा विद्युत चुंबकीय किरण। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। 15 दिन तक टाइम बचा है, जब दिल करता है कर। ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग अगली कक्षा में स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक टेबल इसके बाद नहीं सर, और पीरियोडिक टेबल में टाइम है, 2-3 चैप्टर के बाद पीरियोडिक टेबल आएगा सर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर ब्रेक के बाद। नमस्कार। ठीक है। और अगर सर टाइम बच गया तो आप टेंशन लेने की, आप सर 7:30 बजे वाला क्लास एकदम रेगुलरली कीजिए, क्योंकि जितने भी आज सर 7:30 बजे वाला क्लास में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक बताने वाले हैं। तो जिन लोगों का पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है अगर आपको डाउट है तो वैसे यहाँ भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ हम आज क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं थ्योरी के साथ। तो आप सादर आमंत्रित है सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। 15 दिन, जिंदगी या मौत, दुए को चीता है तेरे, या तो इज्जत तो जिंदगी भर के लिए कोई इज्जत। थैंक यू वेरी मच।